हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगले कुछ ही महीनों में आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल का एग्जामिनेशन आने वाला है। तो आपको अगले महीनों में किस तरीके से अपनी प्रीलिम्स की तैयारी रखनी है, उसका मैं आपको एक आइडिया दूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि हमें किस तरीके से पूरे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। आपको मेरा पुराना वीडियो अगर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे प्रेफर कीजिए और उसे देखिए। अगर किसी ने भी कोई भी तैयारी कर रखी हो या फिर उसकी कुछ हद तक तैयारी पहुंच चुकी हो तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है जो मैं भी बताने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको करनी है अगले कुछ महीनों में, ताकि आपकी तैयारी में एक इम्प्रूवमेंट आ सके और आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मेंस को भी साथ में लेके चलना है। सबसे पहले मैं थोड़े सिलेबस की बात करूँगा कि आएगा क्या पेपर में, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको डीआई जो है वो कम से कम 20 to 25 मार्क्स के वेटेज पे देखने को मिलेगी आरआरबी पीओ के पेपर में। ओके, आरआरबी क्लेरिकल में भी आएगी लेकिन वहाँ लेवल डाउन होगा, बस इतना ही फर्क होता है। इजी टॉपिक जैसे कि नंबर सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आपको 5 to 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और बचे जो भी हमारे 10 to 15 क्वेश्चन हैं वो आपको अरिथमेटिक सेक्शन से देखने को मिलेंगे। इस तरीके से लगभग लगभग 40 मार्क्स कवर करेगा क्वांट। 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स होते हैं प्रीलिम्स में। ओके, आपको सिलेबस नहीं छोड़ना है। अगर आपका क्वांट में कुछ भी बाकी है, मैंने सारे टॉपिक यहाँ लिख रखे हैं, कुछ भी देख लीजिए इसमें से अगर बाकी है तो प्लीज़ उसे कवर कर लीजिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि सिलेबस अगर पूरा नहीं है तभी आप एक कदम पीछे हो जाते हैं कंपटीशन में। एक बोनस टिप मेरी तरफ से ये रहेगी, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप ये करके जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी प्लस पॉइंट में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप यही करके जा रहे हैं, नहीं, अगर आपने सब कुछ कर रखा है और ये 3 टॉपिक जो लगभग सभी छोड़ के जाते हैं या आप करके जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रीलिम्स हो या मेंस, इन टॉपिक में से काफ़ी अच्छे और इजी सवाल आ जाते हैं। सिर्फ देखने में ही हार्ड लगता है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से मैंने देखे हैं। लास्ट ईयर भी मैंने देखे थे, मैंने इन्हीं टॉपिक से कुछ क्वेश्चन बनाए थे मेंस में, जो कि मेरे लिए बड़े ही बेनिफिशियल थे। तो अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करके जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ओके, 20 to 25 मार्क्स। 4 से 5 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एक ही बात है। ओके, सिर्फ टाइप डिफरेंट होता है। सिटिंग अरेंजमेंट में सिटिंग की बात होती है और पजल में फ्लोर और बहुत टाइप के और भी पजल आते हैं, आप जानते ही होंगे। सारे चीज़ में यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला, आपके सिलेबस की डिटेल्स हैं वो 20 to 25 मार्क्स कवर करता है। बाकी जो भी आपके 15 मार्क्स बचते हैं ये सारा का सारा ही मिसलेनियस में आता है। इनपुट और आउटपुट मेंस का टॉपिक है। ओके, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, डायरेक्शन टेस्ट, इनइक्वालिटी, ये सारे कुछ प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पूरा ही सिलेबस कवर करके जाना, कुछ छोड़ना नहीं है। ये कुछ टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, ये सारे ही क्रिटिकल रीजनिंग के हैं जो कि मेंस में आपको देखने को मिलेगा। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आरआरबी के पेपर में तो मैंने नहीं देखा क्योंकि उसकी रीजनिंग तो काफ़ी डुएबल आती है, बट आईबीपीएस के पेपर में क्रिटिकल रीजनिंग, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो तभी आप इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, ये टॉपिक को हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो आपके मार्क्स काफ़ी नेगेटिव में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्चुअली एग्ज़ाम होता कैसे, सब आप जानते ही हैं, बट एक ब्रीफ आइडिया। रीजनिंग, क्वांट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स होंगे। याद रखिएगा टाइमिंग आपका है 45 मिनट्स। कंपोजिट टाइमिंग होता है, मतलब क्या, सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं मिलता है। 45 मिनट्स दे दिए, चाहे रीजनिंग कर लो चाहे क्वांट कर लो, आपको दोनों बनाने होते हैं। एक सिंपल सी बात काफ़ी लोग बताएंगे कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं अभी बता देता हूँ। अगर आप क्वांट लगा रहे हैं, सबसे पहले इजी क्वेश्चन बनाइए, सारे बन जाएं इजी। फिर रीजनिंग में जाइए, वहाँ जो इजी लग रहा है मिसलेनियस में उससे बना लीजिए। हमेशा इजी क्वेश्चन पैसे पहले प्रीफर करिए, उसे बनाइए। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, वहाँ जाके आप इनइक्वालिटी, जहाँ आप श्योर हैं कि मार्क्स मिल जाएंगे। 15 to 20 25 मार्क्स जैसे ही कवर होंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, फिर दूसरी चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। ये एक सिंपल सी टिप मैं शेयर करना चाहूँगा, बाकी आपका प्रैक्टिस और आपने कितना पढ़ा है उस पर सब कुछ मैटर करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि
आपको करना क्या है एक्चुअली, अगले 3 महीनों में आपको क्या करना है? सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस पूरी कर लीजिए, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी भी टाइम है, कुछ भी बच गया हो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है या फिर आप 90 to 95% सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट इज मस्ट। अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं देन यू आर गोइंग टू क्रैक द प्रीलिम्स इन नेक्स्ट मंथ। मिनिमम एक मॉक टेस्ट, और ज़्यादा देना चाहो तो 2 या फिर 3 दे सकते हो। ओके, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट दोगे तभी ही आप पेपर का एक जो पूरा फॉर्मेट है आपके दिमाग में वो बैठेगा, बार बार देने से। बार बार दोगे तभी आप सब कुछ एक बार अटेम्प्ट करना सीखोगे। बार बार मॉक टेस्ट दोगे तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपकी सारी गलतियां अभी मालूम चलेंगी, उन्हें हमें करेक्ट करनी है बिफोर प्रीलिम्स। बिफोर प्रीलिम्स हमको अपनी सारी गलतियां करेक्ट करनी है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट एक रामबाण है। मिनिमम एक लगाइए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस। काफ़ी लोग बोलते हैं एनालिसिस में करना क्या होता है, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दूंगा क्या करना होता है। फर्स्ट आपको करना होता है रॉन्ग क्वेश्चंस, कि मेरे क्वेश्चन कौन से रॉन्ग हो रहे हैं। अगर वो रॉन्ग हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वीक है, प्रैक्टिस कम है, उसे ठीक कीजिए। दूसरा, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहां मैं नॉर्मली ज़्यादा टाइम ले रहा हूं। ओके, जहां मैं टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ। अगर आप कहीं भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी वहाँ प्रैक्टिस कम है। उसे प्रैक्टिस कीजिए, उस टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसका टॉपिक टेस्ट लगाइए, या फिर कोई भी पीडीएफ फॉलो कर रहे हैं तो आप उसे कीजिए, जिससे आपकी उसमें स्पीड बढ़े। तीसरी बात, आपको ये सीखना है कि कौन से क्वेश्चन लीव करने हैं। ठीक है, यही मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा होता है, यही एनालिसिस होता है। कि सपोज़ आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिया जिसमें बहुत ही ज़्यादा सॉल्व करना मुश्किल था, मतलब सॉल्व तो कर ही लेता है कोई भी, बट विद इन अ टाइम सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल था, तो आपको ये लर्न करना है कि कैसे उसको लीव किया जाए, उसमें फंसे नहीं रहना। आपने बना, आपको लग रहा है मैं अटक रहा हूँ, प्लीज़ लीव इट। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आप बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कभी कभी इस छोटी सी गलतियों से फंस जाते हैं। वो किसी क्वेश्चन को नहीं बना पाते, उसमें वो कंटिन्यू करते हैं और फंस जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अगर नहीं कर रखा हो तो ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी, रेगुलर मॉक टेस्ट इज़ वेरी मस्ट। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। सब मॉक टेस्ट से भागते हैं, लास्ट 10 दिन में लगाएंगे, 20 दिन में लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा एक बार तैयारी पूरी हो जाने के बाद, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद मॉक टेस्ट ही आपकी नैया पार करेगा। मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, एनालिसिस। मॉक टेस्ट लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके बाद उसमें गलतियां क्या की, क्योंकि हम लगाते हैं इसलिए कि हमने क्या गलतियां की, बहुत गलतियां होगी। और याद रखिएगा अगर आपके मार्क्स कहीं भी रुक जा रहे हैं तो वो इमीडिएटली नहीं बढ़ेंगे, इसलिए अभी से मॉक टेस्ट दीजिए। आप 10 मॉक टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट देंगे, फिर धीमे धीमे इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। 40 मार्क्स, 50, 60, 70 मार्क्स तब भी आप रीच करेंगे। जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे ऐसा ही होता था। जब मैंने स्टार्ट किया मेरे 40, 50 के रेंज में आते, फिर धीमे धीमे 55 तक गए, फिर धीमे धीमे 60 अबो, फिर लास्ट तक 70, 72 तक भी मेरे मार्क्स आते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कंटिन्यूस मेरे मार्क्स आते थे, फिर किसी मॉक टेस्ट में घट जाते। तो डिपेंड्स ऑन द मॉक टेस्ट ऑल्सो, कितना हार्ड है, किस तरीके का है। एक और बात, आपको वेराइटी ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, वेराइटी ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिएगा। ओके, इसका मतलब क्या, डिफरेंट टाइप के मॉक टेस्ट। उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट कहीं एक जाके बैठेगा नहीं। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक टेस्ट लगाइए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के। अगर आप 2 प्लेटफॉर्म के भी ले रखे हैं तभी बहुत है, लेकिन अल्टरनेटिव लगाइए। उससे क्या होगा, आपका दिमाग अलग अलग पैटर्न से, कुछ भी एकदम ही अलग भी आ जाए तभी आपका दिमाग अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब ही ये होता है। और नॉर्मली कोई भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उससे अच्छे लेवल का लगाइएगा, उससे नीचे ही रहता है पेपर का लेवल, बहुत हाई लेवल नहीं आता मॉक टेस्ट। अगर आप टफ लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे ही टाइप के मॉक टेस्ट लगाने हैं, ईजी, टफ, मॉडरेट, सारे लेवल के लगाइए। ओके, और अल्टरनेटिव लगाइए ताकि आपका दिमाग एक पैटर्न में बैठ ना जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप मेंस को साथ में लेके चल सकते हैं। ओके, और कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस उसमें भी क्या करना है। जो भी बिगिनर हैं वो मेरी प्रीलिम्स की वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, मैं कोई भी झूठी स्ट्रेटजी शेयर नहीं करता कि आप 3 महीने में क्रैक कर लीजिए, 2 महीने में क्रैक कर लीजिए। अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो चीज़ें ईजी हैं।
ठीक है, 3 महीने में भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट उस टाइप का हो वो उस पर मैटर करता है, लेकिन आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मेंस की तैयारी कैसे करेंगे।